दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज रस्तोगी की यूट्यूब चैनल जागर संध्या पर। आज हम आपको बताने वाले हैं नमड़ू भैरव की सच्ची कहानी, जो काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताई है और यूट्यूब पर प्रचलित है। नमड़ू भैरव की सच्ची कहानी, जो कि गढ़वाल में भैरव के रूप के कालनाथ भैरव का नमड़ू भैरव के रूप में किस तरीके से परिवर्तित हुआ, किस तरीके से नाम परिवर्तित हुआ और किस तरीके से गढ़वाल में नमड़ू भैरव या कालनाथ भैरव का आगमन हुआ, सब कई सारे लोग अपनी कहानियों में बताते हैं। और जिस तरीके से लोगों ने अपनी कहानियों में बताया है नमड़ू भैरव के आगमन के बारे में, आज हम उन सारी लोकेशन को उत्तराखंड में फाइंड करके आप सभी को बताते हैं कि नमड़ू भैरव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और कहाँ से कौन किस तरीके से कहाँ से नमड़ू भैरव को कहाँ लेकर आए थे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आज आपको दिखाते हैं वो लोकेशन जहाँ से नमड़ू भैरव की उत्पत्ति होती है और जहाँ से नमड़ू भैरव को लाया गया और किस तरीके से कूप में नमड़ू भैरव की स्थापना हुई। तो हम ये बात है बहुत पुरानी, उस टाइम पे सड़क वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो धनपुर देश, जो कि उत्तराखंड में धनपुर नामक स्थान है एक, वहाँ पर चार लोग रहते थे, 4 भाई रहते थे और उनकी 4 बहनें थी और वो लोग धनपुर देश के रहने वाले थे। तो मैं आपको सबसे पहले धनपुर की लोकेशन दिखाता हूँ। धनपुर की लोकेशन ये रहा धनपुर। सबसे पहले मैं आपको धनपुर दिखाता हूँ। ये है धनपुर। धनपुर में रहने वाले 4 टमोटा भाई थे। जो ये रहे धनपुर, एक ऐसी बंजर सी वीरान सी जगह थी जहाँ पर कि ये एक छोटा सा गांव, आपको घर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये सैटेलाइट व्यू है। और धनपुर के इधर यहाँ पे गांव थे इनके, और ये लोग यहाँ पे एक नदी भी थी धनपुर के बगल में। आज के टाइम पे यहाँ पर रोड आ चुकी है, लेकिन उस टाइम पर सड़क नहीं थी और यहाँ पर अन्न का अकाल पड़ गया। और अन्न का अकाल पड़ने की वजह से 4 टमोटा भाइयों ने सोचा कि हम यहाँ पर किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे, अपना जीवन किस तरीके से यापन करेंगे। तो 4 टमोटा भाइयों ने अपनी 4 बहनों के साथ और अपना पूरा साजो सामान जो उनके पास था उसे उठा करके, और ये लोग टमोटा उत्तराखंड में उन लोगों को कहते हैं जो तांबे के व्यापारी होते हैं, तांबे के बर्तन बनाते हैं, जैसे कि तांबे की परात हो गई और ढोल बनता है तांबे का, और जो बजाने वाली रणसिंगा वगैरह होता है, और दमाऊ जो होते हैं वाद्य यंत्र, उनको बनाते हैं। जो उनको तांबे के, जैसे लोहे के बर्तन बनाने वालों को लोहार और सोने के बर्तन बनाने वालों को सुनार, उस तरीके से तांबे के काम करने वालों को उत्तराखंड में टमोटा कहा जाता था। और इसलिए इन लोगों को टमोटा कहते हैं, जबकि इनका नाम अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताया गया है। और लेकिन इनकी बहनों का नाम रमेती और हिमेती, रमेती या जमेती, रसोदा जसोदा, कई कहानियों में 4 बहनें, कई कहानियों में 2 बहनें बताई गई हैं। तो और इनके भाइयों का नाम उदोतू, और इस तरीके से एक भाई का नाम मुझे याद है, बाकी औरों का नाम याद नहीं है याद आता है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ से इन्होंने छोड़कर ये लोग तांबे की खान की खोज में लग गए, और यहाँ से चलते चलते ये लोग नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए। नारायणबगड़ की लोकेशन ये रही। नारायणबगड़ यहाँ पे है कर्णप्रयाग से। ये नारायणबगड़, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग से होते हुए ग्वालदम मोटर मार्ग पर बीच में एक मार्केट पड़ता है जिसका नाम है नारायणबगड़। नारायणबगड़ नदी के किनारे एक बहुत सुंदर मार्केट, जो कि सीधी रोड पर बसा हुआ है, यहाँ पर नारायणबगड़ है। तो नारायणबगड़ पहुँचते हैं ये लोग, और नारायणबगड़, धनपुर से नारायणबगड़ पहुंचने में 2 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो इन्होंने जब धनपुर को छोड़ा तो 2 दिन, तीसरे दिन ही ये नारायणबगड़ पहुंच चुके थे। और जब नारायणबगड़ पहुंचे तो नारायणबगड़ से अब इन्होंने सीधा रास्ता, जो कि ये नदी के किनारे वाला रास्ता था, एक लंबा सा, इस रास्ते को जंगल से क्रॉस करते हुए नदी के यहाँ पे से नदी के किनारे किनारे जब इन्होंने इस रास्ते को छोड़ा, तो फिर ये नारायणबगड़ से अब इन्होंने ये वाला रास्ता छोड़ दिया और ये लोग नारायणबगड़ से ऊपर बेडूला वाली लोकेशन में जाने लगे। बेडूला वाली लोकेशन में जाने लगे। तो जब ये लोग बेडूला में पहुँचे तो
ये रहा बेडूला। बेडूला गांव है। बेडूला में जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने बेडूला के सामने इनको इस साइड में जंगल में इस एरिया में इनको तांबे की खान मिलती है। इस एरिया में इनको तांबे की खान मिलती है और जब इनको इस एरिया में तांबे की खान मिल जाती है तो फिर ये समझ जाते हैं कि अब हम यहीं पर अपनी झोपड़ी बना करके, और यहाँ पे ये अपनी झोपड़ी बनाते हैं, घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं। और इस सामने इन्हें यहाँ पे जो ये गोल करा हुआ है, यहाँ पे इनको तांबे की खान मिल जाती है। तो फिर जब ये तांबे की खान मिल जाती है तो यहाँ पे ये अपना कांस पात का झोपड़ा बनाते हैं और आफर लगाते हैं। आफर उसे कहते हैं जहाँ पर तांबे को गरम करके उसे आकार देकर बर्तन बनाए जाते हैं। तो उस लोकेशन में इन्होंने अपना आफर लगाया और झोपड़ी बनाई और ये अब बेडूला गांव में रहने लगे। और बेडूला गांव में कई साल बीतने के बाद जब ये अपना काम करते रहे, कई भाई इनके तांबे की खान में जाके तांबा निकालते थे। कोई भाई तांबे को गर्म करके बर्तन बनाता था और कोई भाई तांबे के व्यापार के लिए जाते थे। और इनकी बहनें इन्होंने यहाँ पर अभी पूरी तरीके से बस चुके थे, तो इनकी बहनें जंगल में गायों को चराने, और इन्होंने गाय भैंस रखी हुई थी और इनकी बहनें जंगल में जाकर गाय भैंसों को चराती थी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। और इस तरीके से जब एक बार बहुत समय बाद ये बेडूला गांव की लोकेशन के बेडूला के ऊपर है दोस्तों कोब गांव है। तो कोब गांव उस टाइम पे कोब गांव उस टाइम उत्तराखंड में उस टाइम पे गढ़वाल में गोरखाओं का शासन था और गोरखाओं को टैक्स देना होता था। उत्तराखंड को गोरखाओं को टैक्स देना होता था। तो टैक्स के बदले में जब बहुत सारे समय से कोब गांव वाले इस एरिया का जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया का टैक्स वसूलते थे। कोब गांव वालों को इसका टैक्स वसूलना होता था और गोरखाओं को देना होता था। तो उस टाइम पे जब गोरखाओं को कभी टाइम से टैक्स नहीं गया तो फिर गोरखा कहते थे नेपालियों को। उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम से कोब गांव से टैक्स नहीं आया है। तो फिर नैनसिंह गोरखा और थानसिंह गोरखा जो कि गोरखा सेनापति थे, उन्होंने कोब पर चढ़ाई करने की सोची और अपनी पूरी फौज लेकर कोब गांव पर चढ़ाई कर दी। और जब वो कोब में पहुंचे तो फिर कोब की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो कोब में पहुंच गए तो फिर यहाँ से 2 घंटे का रास्ता पैदल का बेडूला से जब वो कोब में पहुंच गए तो 2 घंटे का रास्ता है बेडूला से कोब। जब कोब गांव में गोरखों ने अत्याचार करना प्रारंभ किया और उनको कहा कि जो भी हमारा 12 साल का टैक्स बनता है वो टैक्स दो। तो फिर इस तरीके से कोब के जो ठोकदार लोग थे जो टैक्स वसूल करके गोरखाओं को देते थे, उन्होंने उस टाइम पर कहा कि हमारे पास कोई भी टैक्स मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई टैक्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम इस टैक्स के बदले में आपको 4 लड़कियां देते हैं तो क्या आप मान जाओगे? तो गोरखे मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हमको टैक्स के बदले में 4 लड़कियां देते हो तो फिर हम आपका टैक्स माफ़ कर देंगे। तो जब गोरखों ने, यह है कोब गांव, और फिर इस तरीके से कोब गांव वाले जिन्होंने टैक्स देना होता है वो बेडूला गांव में आ करके, क्योंकि दिन का टाइम होता है और बेडूला के से ये रोड का रास्ता है, इस टाइम पे यहाँ पे से शॉर्ट पड़ता था तो ये छोटा रास्ता था। और जंगल में यहाँ से इनकी बहनें इधर गाय चराने बेडूला के ऊपर गांव में गायें चराने गई होती हैं और इसकी बहनें भाई लोग तांबे के व्यापार के लिए गए होते हैं। तो यहाँ से
आते हैं कोप गाँव वाले और इनकी चारों बहनों को उठा करके नेपाली गोरखाओं को दे देते हैं और गोरखे इनकी बहनों को लेकर नेपाल चले जाते हैं। जब गोरखे इनकी बहनों को लेकर नेपाल चले जाते हैं और शाम के टाइम पर ये चार भाई टमोटा वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे कांसपात की झोपड़ी में कोई मोमबत्ती या फिर चिमनी उस टाइम पे हुआ करती थी, कुछ भी लाइट नहीं जली हुई है और सबके घर में लाइट जली हुई है। तो वो आते हैं शाम को देर रात, जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और जब वहाँ पे कोई नहीं होता है तो फिर वो पूछते हैं बेडूला गाँव में, सब जगह घूम फिर करके बेडूला गाँव वालों से पूछते हैं और रोते रोते जब वो पूछते हैं कि हमारी बहनें किसी ने देखी तो कोई भी उनकी बहनों के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि उनकी बहनें उस टाइम पे जंगल गई होती है और कोप गाँव वाले उनकी बहनों को उठा करके नेपालियों को दे चुके होते हैं। तो फिर वो रोते रोते यहाँ से कोप गाँव में जाते हैं और पूछते हैं कि किसी ने मेरी बहनों को देखा, हमने किसी का कुछ भी आज तक बिगाड़ा नहीं है तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया। कोप काफ़ी प्यारी लोकेशन पे है दोस्तों, ये देखो। और जब यहाँ से गोरखे उनकी बहनों को ले जा चुके होते हैं तो ये पूछते हैं, कोई भी इनके बारे में नहीं बताता है। तो इस टाइम पे कोप गाँव में एक बेशरू नाम का रूढ़िया होता है जो रिंगाल का काम करते हैं, उनको रूढ़िया कहते हैं। बेशरू नाम का एक रूढ़िया होता है जो दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं रूढ़िया लोग, वो उनका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कह सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता था, इसलिए वो उस टमोटाओं को रोते हुए नहीं देख पाया और उसने उनको बता दिया कि मैंने देखा कि कोप गाँव वालों ने तुम्हारी बहनों को 12 साल की किस्त के बदले में नेपालियों को दे दिया है। और जब उनको ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोते हैं, लेकिन वो कहता है, जो आदमी उनको ये सब बताता है वो कहता है कि मैंने आपको अपनी तुम्हारी बहनों के बारे में बता दिया है, पर तुम जिन लोगों ने उन्हें दिया है उनके पास मेरे बारे में मत बताना कि हमें उसने बताया, क्योंकि वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो फिर बेसरू नाम के रूढ़िया को कहते हैं कि चल ठीक है, तुमने हमारी बहनों के बारे में बता तो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बहनों के बारे में बताया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हमें ऐसा कोई देवता बताओ जो हमारी बहनों को वापस ला सके, क्योंकि इस प्रदेश में जहाँ हम अपना घर गाँव छोड़ कर आए हैं, यहाँ पर हमारा कोई किसी को जानते नहीं है और ना हमारे पास इतने फौज है, ना इतने आदमी हैं कि हम नेपाल खुद जाकर अपनी बहनों को ला सकें। अब ये काम कोई देवता ही कर सकता है। तो फिर बेशरू उनको कहता है कि उस टाइम पे जोशीमठ को मान्यता प्राप्त थी और बेशरू नाम का रूढ़िया उनको जोशीमठ जाने के लिए कहता है। तो चार भाई टमोटा अपने साथ साजा सांवला लेकर अपना सारा सामान लेकर के जोशीमठ की ओर चलते हैं और जोशीमठ में पहुंचते हैं। जोशीमठ तो आप सभी को जानते हैं, उसकी लोकेशन दिखाना वैसे इतना वो नहीं है। तो ये लोग यहाँ से 2 दिन में जोशीमठ पहुँचते हैं। यहाँ से नारायणबगड़ से सिमली कर्णप्रयाग होते हुए पीपल कोटी होते हुए जोशीमठ पहुँचते हैं। और जोशीमठ में उस टाइम पे नरसिंह का बहुत ही बोलबाला था। नरसिंह का मंदिर होता है जोशीमठ में। ये देखो दोस्तों, जोशीमठ की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा जोशीमठ की लोकेशन। जोशीमठ में नरसिंह भैरव का मंदिर है और यहाँ पर जाकर टमोटा भाई रोए बिलाए और अपने आंसुओं की बूंद उन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में उन टमोटाओं के आंसुओं की बूंद गिरी और नरसिंह भैरव पर प्रकट हुए। और नरसिंह भैरव ने टमोटाओं को कहा कि अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी समस्या बताओ, क्यों तुम मेरे मंदिर में आए हो और रो रहे हो। तो बताते हैं कि कोप के मेढ़ुओं ने हमारे साथ ये सब कर दिया है। तो वो लोग नरसिंह भैरव कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहनें ला तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, 12 साल 100 साल कुछ भी ऐसा समय लग सकता है, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत स्लो है और
जागर में आपने सुना होगा कि मेरा चलो तन तो दोष लगता है, मतलब कि बहुत ही आराम से दोष लगता है। और इस तरीके से मेरा तब तक तुम्हारी बहनों का तुम्हारा उद्गार भी ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी बहनें भी पता नहीं कहाँ होएंगी। तो इतने अभी तो फिर वो कहते हैं कि भगवान हम तो यहाँ पे और किसी को जानते भी नहीं हैं और आप हमको इस तरीके से आप हमें आप आज अब नरसिंह भैरव के मंदिर का आधुनिकीकरण हो गया है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। अब आधुनिकीकरण के साथ ही नरसिंह भैरव का मंदिर काफ़ी सुंदर लगता है। और तो नरसिंह भैरव उनको बताते हैं कि आप यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा भैरव जो जिसके पास आप जाओगे और वो तुमको तुम्हारी बहनों को तत्काल ला सकता है। ऐसा भैरव कि जो यहाँ तुमने पुकार करी और वहाँ भैरव तैयार है। तुम्हारी जितनी जल्दी हिचकी लगती है इंसान को, उतनी स्पीड से तुम्हारा काम कर देंगे वो भैरव। तो फिर मोटा बंधु कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हमें उसका वो बताइए, हमें बताइए कि वो भैरव हमको कहाँ मिलेंगे।